हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी सही होंगे, सही सलामत होंगे। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी रखे होंगे और सीटेट का फॉर्म फिल कर दिए होंगे। और जिन लोगों ने अभी नहीं फिल किया है वो जाके जल्दी से जल्दी फिल कर दें, क्योंकि इस पर सीटेट की पॉलिसी है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। तो आप जितने जल्दी फॉर्म फिलअप करेंगे आपका सेंटर उतना नज़दीक होगा, आप उसका आपके लिए आसान होगा। तो आप जाके सीटेट का फॉर्म फिल करिए। और हिंदी के पेडालॉजी का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो हम कंटिन्यू करते हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेशन है। और जितने लोगों ने मेरा चैनल लर्न विथ वीके फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर 2 लेक्चर हिंदी पेडोलॉजी के पढ़े हुए हैं उसको देखें। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक के ज्ञान, रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सबसे अधिक जरूरी है। बालक जब प्राथमिक स्तर पर आता है, अपने परिवार अपने समाज से निकल के विद्यालय पहली बार पहुंचता है, तो उसके सामने जो अमूर्त चिंतन नहीं होता, उसके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। उसको हम भी जब भी सिखाने की कोशिश करेंगे, उसके जो कोई मूर्त चीज़, कोई चित्र माध्यम से, आदि माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे, उसको जो है कि उस माध्यम से वो जल्दी सीख जाएगा। अमूर्त चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, उसके सामने कुछ भी बोल के चले जाएंगे, उस माध्यम से वो सीख ही नहीं पाएगा। तो बालक के सामने जितनी ज़्यादा परिवेश में जितनी ज़्यादा प्रत्यक्ष चीज़ें होंगी, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जितनी ज़्यादा होगा वो सीख पाएगा। जिन पियाजे का रूल भी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष चलती है। तो बालक जब विद्यालय आता है तो उसकी उम्र लगभग इसी के बीच में होती है, जिसमें बालक को मूर्त चीज़ें ही सीखने में सहायता करती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन के आधार पे इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड राइट हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में जैसे एप्पल का, जैसे कुछ आप चीज़ें सिखा रहे हैं तो उसके बारे में चित्र के माध्यम से सिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष चीज़ें ला के दिखा रहे हैं, जो संभव है उसको ला के दिखा रहे हैं, तो उससे बालक जो है उस चीज़ को आसानी से सीख जाएगा, उसकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगी इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है थर्ड आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बोलचाल की भाषा लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो इसमें जो विद्यालय जब आता है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते ही हैं। वो अपने परिवार अपने परिवेश से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, कुछ ना कुछ भाषाएं उस सीख के आते हैं। बच्चा जब विद्यालय आता है तो उसके अनुभव को उचित प्रयोग करना चाहिए। जैसे वो कुछ वर्ड सीख के आया है तो उस वर्ड को ही हम सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उससे वो जल्दी सीख जाएगा। उसको अभिव्यक्त करवाएंगे, उससे बुलवाएंगे, उस चीज़ को उसको अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे, उससे बोलने के लिए जितना ज़्यादा कहेंगे उतना ज़्यादा वो अपने आप व्यक्त करेगा, उतनी ज़्यादा उसका चिंतन शक्ति बढ़ेगी, वो सृजनात्मक होगा। तो बच्चों को जब बच्चा आता है बोलचाल भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आता है, इसका अर्थ है तो पहला ऑप्शन बच्चे को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, ये सही हो जाएगा। उसके जो अनुभव है, सीखने का अनुभव है, उसका उचित उपयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, इससे वो सृजनात्मक होगा, वो और सुधार करेगा, उसमें और सुधार हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है सेकेंड का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कि तीसरा क्वेश्चन करता है भाषा सीखने में आप इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। तो भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि बालक अपने परिवेश अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीख के आया और दूसरा बालक अपने परिवेश अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीख के आया।
जब वो विद्यालय पहुंचते हैं, अब जो साथ बैठेंगे आपस में बातचीत करेंगे, एक समाज की तरह ही माहौल, सामाजिक अंतर्क्रिया ही हो रही ना, उसमें जो बालक है आपस में बात करेंगे, आपस में कुछ न कुछ कहेंगे, उससे जो है भाषा मतलब वो एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखेंगे, मतलब वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ आदान प्रदान होगा, भाषाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे वो सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से जल्दी से सीखे जाएंगे। हम उनको बैठा के ये कहें कि नहीं ये सीखो, वो नहीं सीख पाएंगे। उनको जो है सामाजिक अंतर्क्रिया करने से बहुत जल्दी उस भाषाओं का आदान प्रदान में वो भाषा को बोलना और सीख जाएंगे। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा सामाजिक अंतर्क्रिया, सेकेंड ऑप्शन वो सही हो जाएगा, सामाजिक अंतर्क्रिया। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक अंतर्क्रिया, वो सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। एक शिक्षक हिंदी का है जो हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रयास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधित शब्द रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, शब्द रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर दें। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानव भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। इसमें जो हो जाएगा प्रयास करना चाहिए, इसमें जो आंसर होगा तो हम बच्चों को भाषा कैसे सिखा सकते हैं। बच्चों की भाषा संबंधित शब्द रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर देकर, बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देकर। तो बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा, ये तो सीधे सीधे NCERT NCF में जो लिखा है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, उसका उल्लंघन हो जाएगा। थर्ड में कहा गया बच्चों द्वारा मानव भाषा का प्रयोग करने का अवसर दें। मानव भाषा प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कहना कि आप मानव भाषा का प्रयोग करो, ये तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं, वो टूटी फूटी भाषा लेकर आए हैं, उनको मानव भाषा का प्रयोग नहीं आता है, तो वो अवसर यहाँ कोई मतलब नहीं है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर देना, तो इसमें भी ये भी सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो ज़्यादा सही है, मतलब इसमें कुछ हद तक सही है। अगर ये ऑप्शन होता बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर दें, यहाँ सहज हो जाएगा। सहज, अब बच्चों की भाषा संबंधित रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर दें, तो बच्चे की भाषा के सहज रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर दें, तो मतलब अब बच्चा आया है तो उसको हम बोलने की आज़ादी दे रहे हैं, वो आपस में सामाजिक क्रिया कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे जो उनके अंदर भाषा डेवलप्ड होगी, वो विकसित होगी, एक दूसरे से सीखेंगे, उनको अभिव्यक्त करवाएंगे, उनसे कुछ ना कुछ कहानी कहलवाएंगे, या उनके कुछ जो उनके विचार चल रहे हैं उससे हम अभिव्यक्त करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो सीखेंगे, तो उनको सहज रचना शक्ति बढ़ाने का अवसर देंगे, तो इससे बच्चा जो है आसानी से भाषा को सीख जाएगा। तो इसमें जो है फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, इसमें बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर देंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से खरीदा। तो इसमें जो कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, तो यहाँ देखिए निगेटिव पूछा है, तो आपको निगेटिव ध्यान देना है कि मतलब सबसे निगेटिव क्या होगा। और सीटेट के पेपर में आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं, क्योंकि सीटेट में ऑप्शंस जो सबसे अप्रोप्रिएट होंगे उसको देना है। तो इसमें जो है निगेटिव पूछा है कि कौन सी भाषा सबसे कमज़ोर हो सकती है, मतलब आकलन करने के संदर्भ में सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन बातों से परेशानी होगी। अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा।
तो इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो होगा मतलब भाषा का आकलन करने में वो हो जाएगा फोर्थ है, क्योंकि इसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई उसमें सृजनात्मकता नहीं, एक आंसर देना है, एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई सृजनात्मकता है नहीं। तो ये जो सबसे कम हो जाएगा। बाकी केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके अपने शब्दों में लिखो। इसमें थोड़ी बहुत सृजनात्मकता है, वो सोचेगा, कल्पना करेगा बालक, उसके बारे में कुछ ना कुछ उसके शब्दों में लिखने की कोशिश करेगा। लीला तुम्हारे स्कूल में आया तो उसे किन किन बातों से परेशानी, इसमें भी वो उस चीज़ को रिमाइंड करेंगे कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। उनमें भी सृजनात्मकता, सोचने की शक्ति डेवलप्ड होगी। वो अपने दोस्तों से पता करो कि किन किन बातों से घबराता है, ये करके सीखना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में करके सीखना, वो ये बारी बारी से पीछे पूछेंगे और उनसे आदान प्रदान, सामाजिक अंतःक्रिया होगी जिससे वो सीख पाएंगे। सबसे कमज़ोर जो होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये सबसे कमज़ोर मान होगा, क्योंकि इसमें एक कोई सृजनात्मक नहीं, कोई अंतर सामाजिक क्रिया नहीं होगी जिससे कि वो भाषा को सीख पाए या उसका आकलन किया जा सके इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का फोर्थ हो जाएगा आंसर। और आगे हम पढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार है, इसमें जो सुनना दिया है, एक अक्षर ज्ञान दिया, संप्रेषण दिया, लेखन दिया है। इसमें जो राइट आंसर होगा संप्रेषण होगा, क्योंकि बालक संप्रेषण के माध्यम से ही सीखेगा। तो भाषा कोई भी रहेगा तो भाषा में जो संप्रेषण होता है, आदान प्रदान, कम्युनिकेशन होता है, वो जो है बहुत मायने रखता है। तब उससे जो आदान प्रदान होता है उससे जो है भाषा सीखने में बहुत आसानी है, और भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई भाषा होगी ही नहीं वहाँ पे। तो भाषा के अति महत्वपूर्ण प्रकार है संप्रेषण। संप्रेषण के माध्यम से ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, आकलन करना, असेसमेंट करना है। कविता लिखना और शब्दशः लिखना। कविता लिखना, यहाँ जो हो जाएगा कविता सुनना हो जाएगा। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो बालक है उसको हम कविता सुनाएं और शब्दशः लिखना कहें, तो बालक में उसमें सृजनात्मकता नहीं होगी, वो कुछ कल्पना नहीं करेगा, उस जो सुना है उसी के आधार पर लिख देगा। कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर लिखना, ये भी नहीं होगा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये हो जाएगा। इसमें बच्चा जो है उस कहानी को याद करने की कोशिश करेगा और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेगा, टूटी फूटी भाषा में उसको लिखने की कोशिश करेगा। उसमें उससे सृजनात्मकता आएगी और जो उसका चिंतन होगा, चिंतन कौशल का विकास होगा, वह भाषा के विकास में जो सहायक होगा। उसके लेखन कला का सुनने और लिखने की जो कुशलता होगी उसका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको कोई कहानी सुनाए, वो अब उस कहानी को अपने शब्दों में लिख दे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसने क्या लिखा, कैसे लिखा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सेवेंथ का थर्ड सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति करता है और भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक कर पढ़ सकता है, वह समझ के पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सार्थक पढ़ने में कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो जब बालक पढ़ता है वह पुनरावृत्ति कर रहा है तो वह पढ़ने में अधिक समय ले रहा है, ये होगा नहीं। वह अटक कर पढ़ सकता है, ये भी नहीं होगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बालक जब अटकता है तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं कि वह अधिक समय ले या अटक के पढ़ा, वो पढ़ नहीं सकता है। हो सकता है कि वह उस शब्द को समझने की कोशिश कर रहा है, तोड़ के पढ़ने की कोशिश कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि उस शब्द की मीनिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। 8 का जो हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य है। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों या अन्य शिक्षकों को बताना,
ये बिल्कुल नहीं होगा। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषा त्रुटियों को पहचान करना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, पूछा क्या है इसमें, हिंदी भाषा का आकलन का उद्देश्य है। तो इसमें जो हो जाएगा कि इसमें कुछ मिसिंग है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि भाषा सीखने के समय प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी सही है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी सही है। बच्चों की भाषा त्रुटियों की पहचान करना, ये भी सही है। ये तीनों सही लग रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसमें जो मिस्टेक है वो होना चाहिए यहाँ, हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो टाइपिंग मिस है, उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है तो बच्चों की इसमें अब सही हो जाएगा। बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन का उद्देश्य नहीं है, बच्चों की भाषा प्रगति अभिभावकों को अन्य शिक्षकों को बताना, ये उद्देश्य नहीं होता है। बाकी तीनों सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेषता आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषा त्रुटियों की पहचान करना, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य का उदाहरण है, स्तर पर लेखन कार्य का उदाहरण है। तो इसमें जो हो जाएगा, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाई जाए, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य का उदाहरण है, छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस पर अनुच्छेद लिखना, ये नहीं होगा। मेरे सपनों भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है फोर्थ, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। इससे बालक जो है कल्पना करेगा, सोचेगा, समझेगा और उसको लिखेगा अपने शब्दों में, जिससे उनके भाषा एग्जाम में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनको मुख्यतः कठिनाई किससे होती है? तो उनको जो है डिस्ग्राफिया में बच्चे लिखने की जो उनमें अकुशलता होती है वो होती है, इससे वो जूझते हैं डिस्ग्राफिया से। तो डिस्ग्राफिया होता क्या है? डिस्ग्राफिया एक विशेष सीखने की अक्षमता है जो लेखन कौशल को प्रभावित करती है। तो इसमें जो लेखन कौशल उसको प्रभावित करती है डिस्ग्राफिया, इसमें जो लेखन प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है और कठिन होती है, वो समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। ये इसमें जो लिखने की कला होती है थोड़ी स्लो होती है, तो इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। बाकी इस पे जो है डिस्ग्राफिया और जो इस पे आते हैं उस पे जो हम अलग से एक वीडियो डालेंगे बना के। बाकी होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप इस सेशन को अच्छे से देखेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल लर्न विद वीके को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतने अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश होगी। धन्यवाद।